मेरा नाम मोनिका है। ये कहानी मेरी बेटी आरोही और उसकी ज़िंदगी पर है। मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई थी तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड के चादर दिन प्रतिदिन चेंज कर देती थी। फिर मुझसे छुप छुप कर पुरानी चादर धोती और खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाया करती थी। वह दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर आगे का माहौल देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। दिल से एक ही बात निकलती है, हे भगवान, इस तरह का मंजर कभी किसी माँ को न दिखाए, क्योंकि वह मेरी बेटी और बेटा। मैं शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था मैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ थी। मानो जैसे कि मैं उनकी बेटी ही नहीं, कि मेरे पैदा होने के बाद ही मेरी माँ कोई खुशी नहीं देख पाई थी। और मेरे पिता, उनको तो बेटे की बहुत चाहत थी, इसलिए वह मुझे नापसंद करते थे और हमेशा ही मुझसे अलग रहते थे। मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे, मुझे अपना मानते भी नहीं थे और मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे। कुछ खानदानी सख्तियों की वजह से मेरे पिता दूसरी शादी भी नहीं कर सके। बस इसी कारण वह मुझसे बहुत नफरत करते हैं। हर वक्त मुझसे गुस्से ही बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी ही करवा दी थी। मेरा पति सरकारी स्कूल में एक शिक्षक था। हमारी एक 3 साल की बेटी भी थी, मगर एक दिन विद्यालय से आते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। वह भी मेरा साथ छोड़ के चले गए। वो दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ी टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे सास ससुर ने भी मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। शायद उन पर भी मैं बोझ ही थी। वह भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। उनके ख्याल से मैं मनहूस औरत थी। मैंने ही जैसे उनके बेटे को मार दिया हो। फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के साथ उनके घर आ गई। मेरे माँ बाप भी मुझे बोझ समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे व्यक्ति से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। उसका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम अभिमन्यु था और मेरी बेटी का नाम आरोही था। हम लोग साथ ही रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते आरोही 17 साल की हो गई और अभिमन्यु 16 साल का हो गया। जब अभिमन्यु के पिता का देहांत हो गया, इस दुनिया से चले गए, मतलब मेरे दूसरे पति हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। उनका हमेशा ही तबीयत खराब रहता था। उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुजर बसर हो रहा था। उनके जाने के बाद मानो जैसे घर की रौनक ही उड़ गई हो। हमारा अपना मकान था, इसलिए किराए की चिंता नहीं होती थी और मेरे घर में ही एक किराने की छोटी सी दुकान थी। एक दिन जब हम सब लोग सो रहे थे, फिर अचानक ही बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। मेरा तो दिल ही बैठ गया। मैं बहुत घबरा गई थी और डर भी गई थी। मैंने देखा कि आवाज़ तो अभिमन्यु के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी। मैं वहाँ जाकर देखी तो मैं देखती ही हैरान रह गई। कमरे की छत गिर गई थी। ये देखकर मैं घबरा गई। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं अभिमन्यु को छत के नीचे तो नहीं। जब मैं करीब गई और मैंने जाकर देखा तो अभिमन्यु वहाँ नहीं था।
वह बाथरूम जाने के लिए उठा। इसी वजह से उसकी जान बच गई, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैंने ईश्वर से धन्यवाद किया कि ये तो अच्छा हुआ कि अभिमन्यु को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या मुंह दिखाती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हम उसको दोबारा डलवा सकते। कमरे का तो कबाड़ा ही बन गया। सारी छत गिर चुकी थी और हमने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए अपना बिस्तर रसोई में डाल दी और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो भी नहीं सकता था। और कमरे में एक बेड और एक चरपाई थी। दो लोग भी बहुत मुश्किल से सो पाते थे। अब दोनों एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। एक कमरे में तो दुकान थी और मेरे पति ने घर में 3 ही तो कमरे बनवाए। यूँ तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे ठीक थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी तो ज़रूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा बेटी के कमरे में सोया। सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चकित रह गई। अभिमन्यु तो सवेरे उठकर नाश्ता करने भी बैठ गया, जबकि आरोही अभी तक सो रही थी। वह तो इतनी देर तक नहीं सोती थी, लेकिन आज वह इतनी देर तक क्यों सो रही थी। उसकी आदत थी कि वह सुबह जल्दी उठ जाया करती। मैंने उसको आवाज़ भी दी थी तो वह उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने उसके कमरे में जाकर उसको देखा तो पता चला कि वह बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी कि उसको क्या हो गया। मैंने फ़ौरन ही अभिमन्यु को बोला कि पास की डॉक्टर को घर बुला लो। घर पर आया तो डॉक्टर ने कहा कि ये बेहोश हो गई है। लड़की काफ़ी कमज़ोर है, खून की कमी है। कोई भारी काम मत करवाना, बस आराम ही करवाना। फल, अच्छा खाना वगैरह खिलाए, ठीक हो जाएगी। जब आरोही को होश आया तो उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। तो वह कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे थे और मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई और मैंने आकर देखा, वह अपने कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थे। मैंने बाहर जाकर उसको देखा तो वह उसी चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम चादर क्यों धो रही हो? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं उस पर बहुत चिल्लाई और कही कि यहाँ से उठो, अपने कमरे में जाओ और नाश्ता करो, कुछ खाओ पियो, तभी तो ठीक हो जाओगी। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे ये चादर ज़रूर धोनी है। बिस्तर पर बिछाने के लिए हमारे घर में एक ही तो चादर है। मैंने कहा कि अचानक से चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पर क्यों सवार हो गया है? इतनी तो चादर गंदी नहीं थी जो तुम उसको धोने के लिए बैठ गई। छोड़ दो इसे, मैं खुद इस चादर को धो लूँगी। उठो यहाँ से। उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सुखाने के लिए चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर के लिए सो गई और अभिमन्यु भी काम पर जा चुका था। उसको सिर्फ मैंने हाई स्कूल तक ही पढ़ाई करवाई थी और वह एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह बहुत ही मेहनती था। घर वाली दुकान तो मैं खुद ही चला लिया करती थी। वैसे भी उस दुकान में ज़्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह से गुजर गया। उस दिन अभिमन्यु ने मुझसे कहा, आज मैं खाना खा कर आया हूँ। बहुत देर से आया था और आरोही भी पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। वह भी जाकर कमरे में सो गया। मैंने भी रसोई में अपनी चरपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। अपने पति को याद ही कर रही थी। दूसरे पति मेरा बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे पहली शादी का ताना नहीं दिया था और मेरी बेटी को वह हमेशा अपनी ही बेटी समझता था। और मैंने भी अभिमन्यु को कभी नहीं बताया था कि वह मेरा सौतेला बेटा है। उसने भी मुझसे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वह मुझे सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता था और मेरा कहना भी मानता था। वह घर में अकेला ही मर्द था। वो हमारा इकलौता ही सहारा था, वरना हम 2 औरतें कहाँ जाती।
काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने उससे कहा भी था कि वह आगे की पढ़ाई प्राइवेट कर ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वह मेरी बात मान लेता था। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। आरोही फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया हो। वह बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने वही बात कही कि मैंने आराम करने को कहा था, इसको खाने में क्या खिलाया था आपने। मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कहा कि वही दाल सब्जी खिलाई और फल भी खिलाई। पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाया था। तो डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से कैसे इतनी कमजोरी हो गई। बात को सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटों तक बेहोश कोई मामूली बात नहीं। डॉक्टर ने सख्ती से सारी बात बताई और कुछ देर बाद वह चले गए। फिर जब आरोही को होश आया तो मैंने उनसे कहा कि तुमने फिर से अब कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके कमरे में दोबारा गई तो मैं ये देखकर हैरान हो गई कि वह क्या कर रही है। वो तो फिर से बैठकर चादर को धो रही थी। इस बार मैं उसे देख रही थी, क्योंकि जो भी वह कर रही थी वह सब कुछ मामूली नहीं था। वह बेहोशी से उठकर चादर को धोना शुरू कर देती थी। ये सब क्या हो रहा था? वह ये सब क्यों कर रही थी? जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था तभी से वह ऐसा कर रही थी, और बेहोश भी तभी से हो रही थी। अभिमन्यु उसके लिए था तो सौतेला भाई, लेकिन बचपन से दोनों एक साथ ही पले बड़े हैं। उन दोनों में तो सगे भाई बहनों जैसी मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था? मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन क्यों खराब होती जा रही थी? मैं रोई और सोचती रही कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और एक औरत कमज़ोर तब होती है जब वह बच्चा पैदा करती है तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। लेकिन जवान लड़कियां यूं बेहोश होने लगे, ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दूसरे ही दिन उसने चादर धोकर छत पर सुखाए। वह आसपास भी देख रही थी कि जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं। मैं रसोई से सब कुछ देख रही थी। मैंने भी उसको ऐसा एहसास नहीं होने दिया जैसे मैं उसको देख रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही थी, फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई और उसने अपने ऊपर वाली चादर को ओढ़ लिया था कि मुझे कुछ पता न चले। नीचे वाली चादर है या नहीं ये मुझे नहीं पता था। मैंने उसको नाश्ता करवाया और दवाई दी। दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता था। सिर्फ बच्चे ही गोलियां और टॉफियां लेने आते थे, जो 5-10 देकर चले जाते। इसी तरह से तो काम नहीं चलने वाला था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन ये बात मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बताई। अभिमन्यु को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह पहले ही नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसे में यह बात बता देती तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता। लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था बेटी को अच्छी चीज़ें खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी के भी पूरे पैसे नहीं हो रहे थे। घर का खर्चा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे अभिमन्यु और आरोही को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुनी जिनकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा, ये तुमने तो अभी से ही अपने तबीयत खराब कर ली है। इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर हम ये सब नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे ये काम करना है। इसी तरह के मौके बार बार नहीं मिलते, और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। तो मेरी बेटी का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की बात है, उसके बाद यह मौका नहीं मिलेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये दोनों क्या बातें कर रहे। एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मैं दंग रह गई।
सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर छत पर सुखा दिया और वह एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? वह घबरा गई और कहने लगी कि अचानक से मेरा दिल खराब हो गया है। मैंने कहा क्या मतलब है इस बात का कि दिल खराब हो गया है? तो क्या खा रही हो तुम ऐसा, और चादर को बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की है जिससे मेरी और तुम्हारे बाप की इज्जत दांव पर लग गई तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बेटी हैरान हो गई। उसने कहा मम्मा आप किस तरह की बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। लगता है आज आपने कोई फिल्म देखी है या किसी ने आपके कान में मेरे खिलाफ भर दिए जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं ये सब क्यों करूँगी? और अगर मैंने चादर को धो दिया है तो क्या हो गया? चादर गंदी हो गई थी बस इसलिए धो दिया। आपको तो पता है कि कई दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, तो दवाइयाँ खाने की वजह से मेरे पेट भी ख़राब हो रहे हैं। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका और कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझसे इस तरह से बात कर रही थी, मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और वहाँ ज़मीन पर गिर गई। तभी अचानक अभिमन्यु भी आ गया। उसने कहा कि माँ आप ये क्या कर रही हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने उससे कहा हाँ मैंने इसको मारा है, इस पर हाथ उठाया है। ऐसा तो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह से बात की तह तक नहीं पहुँची हूँ। जिस दिन मुझे पता चल गया तुम दोनों के बारे में उस दिन देखना। अब मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो बात आ रही थी मैं वही बोलते जा रही थी, जो कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरों की लाइट जल रही थी। उस वक्त वह क्या कर रहे थे? उनको तो इस समय सो जाना चाहिए था और मुझे तो शाम को कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। मैं जब कमरे के करीब गई तो सिर्फ जाग नहीं रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे। किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तो बेटी कहने लगी कि हाँ खुशकिस्मत तो हूँ। लेकिन अभी कल फिर से जब मेरी तबीयत खराब हो गई तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो गई। कब तक ऐसा झूठ बोलेंगे? बेटा बोला बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद क्यों किया था? क्या वजह थी दरवाज़ा अंदर से बंद करने की? वैसे भी अब मौसम बदल रहा था, उनको दरवाज़ा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाज़ा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। और उसके बाद जब मैंने कमरे में देखा तो उनके अलावा कमरे में कोई भी नहीं था और वह दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जागकर बैठे हो। मैंने कहा इतनी देर में दरवाज़ा क्यों खोला है? तो कहने लगे हम सो रहे थे। मैंने कहा कि झूठ नहीं बोला करो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों इस समय जागेंगे और क्यों बातें करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी करेंगे और जागेंगे? हम लोग तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वह दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से अभी अभी जाग कर बैठे हों। उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। लेकिन मैं सोचती थी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। मैं ये देखकर हैरान रह गई। एक दिन मेरी बेटी के बाजू में नील के निशान भी थे। ये तो जख्म के निशान थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या लगा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि
छुरी लगी है, लेकिन छुरी तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी कोई ना कोई बात ऐसी है जो मुझसे छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती थी, कभी उसके शरीर पर अजीब अजीब तरीके के निशान होते थे, और कभी उठकर अपने बेड के चादर धोने लग जाती है और मुझे कमरे में जाने नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था, मैं वैसे ही सोचना नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी। मैंने आग और पानी को क्यों एक साथ रखा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। जवान लड़का और लड़की को मुझे एक साथ एक ही कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी। मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। अभिमन्यु तो आरोही का सौतेला ही भाई है। नियत बदलते देर नहीं लगती। जवानी की इस उम्र में बच्चे बुरी संगत में पड़ ही जाते हैं। सगा भाई तो सगा होता है और सौतेला भाई सौतेला। तो फिर मैं कैसे सौतेले भाई बहन को एक साथ एक ही कमरे में सुला रही थी? ये मेरी ही गलती है। जब हम ही बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, परेशानियां तो पैदा ही होगी। अच्छी बुरी बातों का ध्यान तो हमें ही रखना होता है। बच्चे तो नादान होते हैं और नादानगी में ही बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे जैसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, अगर ये सारे विचार सही हो गए तो फिर सारा का सारा कसूर मेरा ही होगा। मैंने अपने बेटे और बेटी पर नज़र रखी थी। एक दिन मेरा बेटा बेटी को कोई चीज़ लाकर दे रहा था। मैं चुपकर उनकी बातें सुनने लगी। उसने कहा कि तुम्हारी दवाई है इस परेशानी के लिए, ये दवाई ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरी बेटी को छुपाकर वह गोली दे दिया। मैं परेशान हो गई कि किस चीज़ की गोलियां उसे दे रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है जो परेशानी है दोनों हल करना चाहते हैं और उसके बारे में मुझे नहीं पता था। और ये दवाइयाँ कुछ अजीब सी क्यों लग रही थी। मेरी बेटी ने भी वह दवाइयाँ फ़ौरन से पकड़ ली, उनको अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना, तो फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होगी। और 2-3 दिन तक तो मेरी बेटी वाकई में बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद शायद उसकी वह गोलियां ख़त्म हो गई और एक दिन बाद फिर से मेरी बेटी बेहोश हो गई थी। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, इसलिए मैंने आज फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने वह चादर बहुत ही होशियारी से बेटी के नीचे से खींच ली और उसको तरीके से तय करके अपने कमरे में ले आई। मुझे खोल कर देखना, इस पर ऐसा क्या लगा होता था जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह होते ही उसे धोना शुरू कर देती थी और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं करती। जब मैंने चादर को खोलकर देखा तो पहले तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो यह सब देखकर मैं हैरान रह गई कि उस चादर पर सफ़ेद सफ़ेद बाल थे और पूरी चादर बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आई ये किस चीज़ के बाल है, क्योंकि ये बाल बिल्कुल सफ़ेद और छोटे छोटे बाल थे। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं सोचती रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं बेटे और बेटी की हरकतों पर नज़र रख रही थी, इसलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। तब मेरी बेटी को ये पता चल गया कि चादर मैंने देख ली है, तो वह मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नज़र आने लगी। उसके बाद मैंने उससे पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो? तो उसने कहा कि माँ वह चादर कहाँ है? तो मैंने उससे कहा कि वह तो मैंने धो डाल दी है। ये कहकर वह मेरे पास से जाने लगी, तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और मैंने कहा कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, उस चादर पर जो भी लगा हुआ था। मुझे बता दो ये सब कुछ क्या है? तुम मुझसे इतने दिनों से क्या छुपा रही हो? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। तो मेरे पास बैठ गई और फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ, जैसा आप समझ रही है,
बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। घर की दुकान भी नहीं चल रही थी और भैया भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहे थे। लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाते। फिर भैया के दोस्त ने उसको एक काम दिया। दरअसल उसने कुछ बहुत किस्म के बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे जो कि 3 से 4 की तादाद में थे, लेकिन उनको संभालना उसके बस से बाहर था। इसलिए उसने हमें उन बच्चों को संभालने का काम दिया और उस काम के बहुत सारे पैसे दिए। दरअसल भैया भी पूरा दिन वहीं होते थे, लेकिन रात में भाई को आराम भी करना होता था। इसलिए उन बिल्ली के बच्चों को कमरे में ले आते थे और मैं उनको संभाल लेती थी। उनके ही बाल चादर पर लगे हुए थे जिसको मैं सुबह को धो देती थी, क्योंकि हमें पता था कि आपको इस तरह की चीज़ अच्छी नहीं लगती और हम आपको ये सब कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। हम ये सब काम कर रहे हैं और मुझे बाद में पता चला कि मुझे बिल्ली के बच्चों से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं सुबह को बेहोश हो जाती थी। भैया ने मुझे जो दवाइयाँ लाकर दी थी वह भी इसी चीज़ की थी, ताकि मेरी एलर्जी कम हो जाए। माँ भैया का वह दोस्त बहुत ही अमीर है और वह इस काम के हमें बहुत ज़्यादा पैसे भी दे रहा था। वह हमें एक दिन के 1000 दे रहा था और आज उन बच्चों का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि अब वह उन्हें लेकर दूसरे शहर चला गया है और हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि हम उस कमरे की छत पर डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई थी, लेकिन आपने तो न जाने हमारे बारे में क्या क्या सोच लिया। हम पर इतना शक किया। आपने हमारे बारे में जो बातें की वो हमारे दिल में तीर की तरह जाकर लगती थी। मैं जानती हूँ कि वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वह मेरे सगे भाइयों से भी बढ़कर है। उसने हर बार सिर्फ हमारे बारे में ही सोचा है, जबकि देखा जाए तो हम उसके क्या लगते हैं। उसका पिता तो इस दुनिया से जा चुका है और उसके अपने रिश्तेदार भी तो हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा अमीर है। उनके साथ जाकर भी तो रह सकता था, लेकिन वह फिर भी हमारे साथ रहता है, क्योंकि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसने हमेशा मुझे अपनी सगी बहन ही माना है। उसने कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं की और वह हमारा साथ ही देता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पूरा दिन वह काम करता था, रात को मैं उसकी मदद करती थी। वह कहता था कि वह रात में भी है, सब कुछ कर ले। दिन भर तो वह बेचारा मेहनत करता था, इसलिए मैंने उससे कहा कि रात को तुम आराम किया करो, बच्चों को मैं देख लूँगी। इसलिए मैं आपकी मदद कर रही थी। मुझे ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैंने अपने बच्चों के बारे में क्या क्या सोचा। मैं अपने बच्चों के बारे में जितना गलत सोच रही थी, मेरे बच्चे उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। इतनी गलत बातें मैंने उनके बारे में सोची जितनी मुझे सोचनी भी नहीं चाहिए थी। हमने ये बात अभिमन्यु को नहीं बताया। आरोही ने भी उसको कुछ नहीं बताया कि मुझे सारी बात का पता चल गया है, क्योंकि अब ये सब काम वैसे भी ख़त्म हो गया था और मैं उसकी नज़रों में और ज़्यादा गिरने नहीं चाहती थी। कुछ दिन बाद अभिमन्यु ने उस कमरे की छत डलवा दी। अब हमारे घर का कमरा भी ठीक हो गया था। धीरे धीरे हमने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी ने भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हमारे हालात पहले से बेहतर होने लगे। धीरे धीरे इतने बेहतर हो गए लेकिन कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही। मेरे साथ ज़िंदगी ने बहुत बुरा किया था, लेकिन अच्छा ये किया कि मुझे बहुत ज़्यादा नेक और अच्छे बच्चे दिए, चाहे वह मेरे अपने थे या पराए। ईश्वर की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती हैं और इस बात को समझते हैं कि अभी उनकी मेहनत के दिन हैं। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके सर पर पिता का साया नहीं था और मैं भी कुछ खास कर नहीं सकती थी। इस बात का उनको एहसास था और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। ईश्वर की कृपा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र हुआ। जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ,
लेकिन ऐसा हो भी सकता बस था। आखिर में अगर कहना ऐसा होता चाहूंगी, तो मैं जो कहाँ जाती। ऊपर वाला चाहता है होता वही है। मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं और उनके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसी माँ को नसीहत करूँगी, बच्चों के साथ इस मामले में थोड़ी एहतियात ज़रूर करें और वह गलती ना करे जो मैंने अपने बच्चों के साथ की है। मुझे दोनों को एक कमरे में नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि जो ना हुआ और वह हो भी सकता था, और अगर वह हो जाता तो सब कुछ ख़त्म हो जाता। मेरे बच्चे तो समझदार थे, शायद मेरे साथ इसलिए ऐसा नहीं हुआ। अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी ज़िंदगी भर भी ध्यान रखें। वह कब क्या कर रहे हैं इस बारे में पूरी जानकारी रखें और बच्चों पर प्यार करने के साथ साथ थोड़ी ध्यान भी रखें वह क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं। इन सब बातों के बारे में उनसे जानकारी लेते रहें और इस बात का ध्यान रखिए जब बच्चे जवान हो जाए तो उनका बिस्तर अलग कर देना चाहिए। आपसे भी यही सब कहूँगी कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।